हेलो बच्चों, वेलकम टू आरजेस क्लासेस। माई सेल्फ राज भरोस सिंह। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अमाशय। आज हम लोग बात करेंगे अमाशय। अमाशय क्या होता है, अमाशय का क्या कार्य है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं कि जो अमाशय होता है, ये अमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या होता है, यह जो अमाशय होता है, यह अमाशय 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, और जो कि कैपिटल जे आकार का होता है। कैसा होता है, कैपिटल जे आकार का होता है, और जे आकार का होता है, और यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो कि थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा होता है, थैलीनुमा यानी बैग के तरह संरचना होता है। इस बैग में क्या होता है, भोजन संग्रह होता है। यह जो अमाशय होता है, अमाशय का कार्य जो होता है कि यह अमाशय भोजन को संग्रह करता है। अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्रास नली तक सब कुछ देख लिया था कि ग्रास नली से भोजन कहाँ आता है, अमाशय में आता है। तो अमाशय में भोजन आ गया तो अमाशय में क्या घटनाएं होती हैं, भोजन कैसे पच जाता है, ये सारी घटनाएं अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अमाशय में पढ़ेंगे। तो अमाशय क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका कार्य क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमाशय भी हमने क्या बताया कि अमाशय क्या होता है, आहार नाल का सबसे बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जो कि जे आकार का होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो अमाशय होता है, इसमें बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनकी संख्या होती है 3.5 करोड़ ग्रंथियाँ। ठीक है, ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं कि ये जठर रस का स्राव करती हैं। क्या स्राव करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं। यह जो जठर रस होता है, इसका पीएच की अगर बात करें तो 2.3 से 2.5 होता है। तो अगर इसका पीएच 2.3 से 2.5 है तो इसका मतलब ये है कि जो जठर रस होगा ये क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, ये जठर रस अम्लीय होगा। और अअगर बात करें तो ये जो जठर रस होता है, जठर रस किससे बना होता है, तो जठर रस में जल की मात्रा कम से कम 97 से 99% होती है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो HCl होता है, HCl की मात्रा कितनी होती है, 0.2 से 0.5% होता है। लेकिन ये इतना कम मात्रा होता है HCl का, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये HCl बहुत ही नुकसानदेह होता है। इतना ज़्यादा ये HCl नुकसानदेह होता है कि अगर ये किसी के शरीर में पड़ जाता है तो उस शरीर के शरीर को भेद सकता है। तो इतना ज़्यादा ये तुम्हारा HCl नुकसानदेह होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो HCl होता है, इतना खतरनाक अगर अम्ल है तो यह हमारे अमाशय में कैसे रहता है। तो देखो बच्चों, यह अमाशय में क्या है कि अगर अमाशय में रहता है तो अमाशय में सुरक्षा भी रहती होगी। तो सुरक्षा के कारण ही क्या है, यह अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम पाया जाता है। ये अम्ल जो जठर रस होता है, इतना ज़्यादा इसमें जो HCl होता है, ये HCl को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। ये प्रबल अम्ल इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि अगर तुम्हारे हाथ में भी रख दिया जाए तो हाथ को भेद के बाहर निकल सकता है। तो यह हमारे अमाशय में कैसे रहता है, तो अमाशय में रहता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा आवरण तो होगी। तो हाँ, तो अमाशय में उसके लिए सुरक्षा आवरण भी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं श्लेष्म की ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं, श्लेष्म की ग्रंथियाँ। यह जो देखो अमाशय देख रहे हो, तो यहाँ पे एक लेयर पाई जाएगी। ठीक है, क्या पाई जाएगी, एक लेयर पाई जाएगी। यह लेयर क्या होता है कि इस अम्ल के दुष्प्रभाव से हमारे अमाशय की दीवारों को सुरक्षा करता है, जिससे हमारे अमाशय के दीवार नष्ट नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो जठर रस होता है, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। तो जठर रस में जल होता है, जिसकी मात्रा कम से कम 97 से 99% होती है। और अगर HCl की बात करें तो HCl का मात्रा कितना होता है, 0.2 से 0.5% होता है, बहुत कम होता है। लेकिन इतना पे भी क्या होता है कि हमारा भोजन क्या होता है, पच जाता है। चाहे जो भी भोजन आप अगर नॉनवेज खाते हो, चिकन खाते हो, तो उसमें भी देखो क्या होता है कि हमारा जो मांस होता है वो भी पच जाता है। तो इतने ही HCl से हमारा भोजन पच जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि HCl कितना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा पाया जा रहा है पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। विशेषकर ये तीनों एंजाइम अमाशय में उपस्थित जो भी भोजन होते हैं उसको पचाने का कार्य करते हैं। आगे देखो बात करते हैं
कि यह जो पेप्सिन होता है, यह क्या होता है, पेप्सिनोजेन नामक एक हार्मोन होता है जो कि पेप्सिन का ही भाई होता है। ठीक है, यह क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। क्या रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तो जब ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो इसको सक्रिय में लाना है। क्यों, क्योंकि अगर सक्रिय में नहीं आएगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। भोजन का विशेषकर पाचन प्रोटीन का करना है। तो यह पेप्सिनोजन जो है यह पेप्सिन ही है, लेकिन यह क्या है, जब ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है तब। तो जब ये पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय अवस्था में था, जैसे पेप्सिनोजन। अब HCl जैसे ही स्राव होगा ये पेप्सिन क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा कि उठा हो, अब तो है क्या करे कि हाँ प्रोटीन पचाना है। तो अभी उठता है पेप्सिन और क्या करता है, प्रोटीन। तो यानी यह प्रोटीन पेप्सिन क्या करता है, पचाता है, जिसका pH 2 होता है। कितना होता है, इसका pH 2 होता है। तो यह जो प्रोटीन होता है यह पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है, मतलब अलग अलग खंड में टूट गया। अब बात करते हैं दूसरे एंजाइम जिसका नाम बोले थे हम लोग रेनिन। अब ये जो रेनिन एंजाइम होता है, यह रेनिन क्या करता है कि यह निष्क्रिय प्रोटीन होता है। क्या होता है, यह भी निष्क्रिय प्रोटीन होता है जो कि HCl के H+ आयन की क्रिया करके सक्रिय रेनिन बना लेता है। क्या कर लेता है कि यह जो निष्क्रिय प्रोटीन, रेनिन क्या है, एक निष्क्रिय प्रोटीन है। यह HCl के हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके सक्रिय रेनिन बना लेता है। यह जो रेनिन एंजाइम होता है यह दूध के पाचन क्या करता है, यह दूध के पाचन में सहायता करता है। क्यों, क्योंकि दूध में जो होता है केसीन नामक प्रोटीन होते हैं। दूध में क्या होता है, केसीन नामक प्रोटीन। उस केसीन नामक प्रोटीन को ही पचाने का कार्य करता है कौन, रेनिन। बात करते हैं कि जो दूध होता है जिसे हम लोग मिल्क प्रोटीन बोलते हैं, किसे बोलते हैं, केसीन को बोलते हैं, CASEIN। यह केसीन क्या होता है, रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में पैरा कैसिनेट में टूट जाता है और पैरा कैसिनेट आगे चल के प्रोटीन में टूट जाता है। और प्रोटीन को पचाने वाला कौन एंजाइम है, तो पेप्सिन है। तो ये फाइनली टूट गया, ब्रेक हो गया। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है नोट पॉइंट कि रेनिन शिशुओं में ज़्यादा पाया जाता है किंतु वयस्कों में कम पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो केवल और कोई पोषक पदार्थ बाहर से नहीं लेते हैं। उनके लिए जो भी पोषक पदार्थ होता है वो केवल दूध होता है। तो जो दूध होता है तो दूध उनके शरीर में जा रहा है तो भाई दूध पचेगा। तो उस दूध में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं। तो भारी मात्रा में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पचाने के लिए एंजाइम चाहिए और कोई एंजाइम उनके अंदर सक्रिय नहीं है। तो वह दूध को पचाने के लिए एंजाइम चाहता है। कौन सा एंजाइम है, रेनिन। रेनिन, यह रेनिन एंजाइम क्या करता है कि दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होता है उसको पचा देता है और वह कहाँ टूटता है, पैरा कैसिनेट में। और यह जो पैरा कैसिनेट होता है यह आगे चल के प्रोटीन में टूटता है और प्रोटीन आगे चल के पेप्सिन की उपस्थिति पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अभी हम क्या लिखें, वयस्कों में कम पाया जाता है। वयस्कों में क्या है कि वयस्क बहुत सारे भोज्य पदार्थ लेते हैं, रोटी चावल कुछ भी खाते रहते हैं ना। तो ये खाते रहते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि उनमें पोषक पदार्थों की ज़रूरत जो होती है और बाकी पदार्थों से हो जाती है, तो उनके अंदर दूध कम जाता है। तो धीरे धीरे जब दूध कम जाता है तो ये इस रेनिन की आवश्यकता कम पड़ने लगती है। तो लगभग कंप्लीटली हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णतया कि जो वयस्क होते हैं उनमें जो दूध पचाने के लिए जो रेनिन कार्य करता था, वयस्कों में वह काम कौन करता है, पेप्सिन कर देता है। कौन कर देता है, पेप्सिन कर देता है, जिससे दूध का पाचन हो जाता है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि देखो ये अमाशय का फिगर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अमाशय का फिगर। ऊपर जो नली दिख रही है उससे हम लोग क्या बोलें, ग्रास नली। अब ये जो ग्रास नली है आगे चल के एक थैलीनुमा संरचना में खोलती है जे आकार के, जिससे हम लोग क्या बोले, अमाशय। तो अमाशय के जो सबसे ऊपर एक दरवाज़ा लगा रहेगा कि अगर जैसे हम लोग मुख से भोजन किए तो धड़ाम से पेट में गिरेगा, तो फटाफट हम लोग खा रहे हैं तो धड़ाम से पेट में गिरेगा। तो पेट की जो दीवारें हैं उसमें क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ। ये जठर ग्रंथियाँ क्या हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए एक दरवाज़ा लगाया रहता है कि जब भी भोजन करो तो भोजन धीरे धीरे आपके अमाशय में पहुंचे, जिससे किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। तो अमाशय के अंदर जो भोजन प्रवेश करता है तो उसको एक दरवाजा से गुजरना पड़ता है, जिस दरवाजे का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम है, कार्डियक स्फिंक्टर। यह जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है यह ग्रास नली से भोजन को अमाशय में लाने का कार्य करता है तथा
अमाशय से भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है कि अगर जैसे अमाशय में भोजन आ गया तो अमाशय से भोजन मुख से बाहर न निकल जाए, तो इससे भी सुरक्षा करता है। अब वो बात की बात है कि यदि आप कहीं फ्री का खाने गए हैं और आप यहाँ तक खा लेते हैं, यहाँ पे खाने के बाद भी लस्टवा में क्या बोलते हैं, और टड़प पनो ठाले ही, तो पनो खाने के टट्टल में का हो डाटा है कि पूरा एकदम भर जाता है। तो वह जो तुम्हारा स्फिंक्टर होता है, जो दरवाज़ा होता है, ये पूरा बंद नहीं होता है, ये आधा खुला और आधा बंद रहता है। तो इससे क्या होता है कि भोजन तुम्हारा मुख से बाहर थोड़ा सा हल्का लगेगा, झटका लगेगा तो भोजन गिर जाता है, बाहर आ जाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं, यानी उल्टी आना। ठीक। अब जो उल्टी होती है, उल्टी भी दो प्रकार की होती है, दो तीन प्रकार की हो सकती है। एक उल्टी जो कुछ खाए भी नहीं रहते हैं उसके वजह से उल्टी हो जाती है, एक खाना खाने से उल्टी हो जाती है, एक जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तब उल्टी आती है। तो ये उल्टी जहाँ जहाँ उल्टी का कार्य आएगा वहाँ पर उल्टी बताया जाएगा। यहाँ जो भोजन वाली उल्टी है तो इस उल्टी के बारे में हमने आपको बताया फाइनली। ठीक है। अब हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे वाला जो अमाशय का भाग होगा उससे हम लोग बोलेंगे कार्डियक भाग, उसके नीचे जो भाग होगा उसे बोलेंगे फंडिक भाग, और उससे नीचे जो भाग होगा उससे हम लोग बोलेंगे बॉडी रीजन। ठीक है, सेसाग भाग, और जो सबसे नीचे होगा उसे बोलेंगे पाइलोरिक भाग। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझो कि जो अमाशय होते हैं, अमाशय कितने भाग होते हैं, फाइनली 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग होता है, कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग और तीसरा पाइलोरिक भाग। इन बाकी तीनों भागों के अलावा एक खाली स्थान जो होता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं बॉडी रीजन। क्या बोलते हैं, बॉडी रीजन बोलते हैं। अभी जो बॉडी रीजन होता है, इस बॉडी रीजन में क्या होता है, भोजन आता है और यहाँ पे तुम्हारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। क्या, ये जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्राव करती हैं, और ये जठर रस में क्या होता है, अम्ल होता है, HCl होता है, जो कि भोजन को पचा देता है। बात क्लियर, दैट्स क्लियर। आगे हम लोग बढ़ें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि अमाशय में कितने भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग, तीसरा पाइलोरिक भाग। अमाशय के जो ऊपरी भाग में जो दरवाज़ा होता है उसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और जो अमाशय के निचले वाले भाग में जो स्फिंक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, 2 दरवाज़ा। अमाशय में कितने दरवाजा होते हैं, 2। ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर, नीचे कौन होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है कि जो ग्रास नली से जो भोजन आता है वो निधड़ले धड़ाम धड़ाम न गिरे, जिससे अमाशय के अंदर उपस्थित जठर ग्रंथियां नष्ट हो सकती हैं, इससे सुरक्षा प्रदान करता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है कि अमाशय से धीरे धीरे भोजन को छोटी आंत में भेजता है, और छोटी आंत से वापस भोजन अमाशय में नहीं आएगा। बात क्लियर है। तो कार्डियक स्फिंक्टर एक बार ओपन हो जाता है तो भोजन बाहर, मुख से बाहर निकल जाता है, तो उस क्रिया को उल्टी बोलते हैं। लेकिन जब एक बार छोटी आंत में भोजन चला जाएगा तो वापस अमाशय में नहीं आता है। ये बात क्लियर है। 2 दरवाजे होते हैं अमाशय में, एक ऊपर वाला कार्डियक और नीचे वाला पाइलोरिक। दोनों का कार्य समझ में आया। अब ध्यान सुनो कि यह जो नीचे वाला भाग देख रहे हो जहाँ पे हमने क्या लिखा है, छोटी आंत। क्या लिखा है, छोटी आंत। अब ये छोटी आंत में खुलेगा क्या, अमाशय का लास्ट भाग। यहाँ देखो लिखे हैं अमाशय के कितने भाग, 4 भाग लिखे हैं, कार्डियक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक भाग, और बाकी जो बचा हुआ भाग है बीच का उसे हम लोग सेसाग्र भाग बोलेंगे। कार्डियक भाग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कार्डियक रीजन। यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है जिसमें ग्रास नली खुलती है। बात क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे फंडिक भाग। तो फंडिक भाग जो होता है ये अमाशय का मध्य भाग होता है, इसमें ही भोजन का पाचन कंप्लीटली होता है। बाकी जो तीसरा भाग है उसे बोलते हैं पाइलोरिक भाग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। इसमें क्या होता है, ये अमाशय का निचला भाग होता है जो कि छोटी आंत में खुलता है। बात क्लियर। अब जो बचा हुआ जो भाग है अमाशय का उससे हम लोग बोलेंगे सेसाग्र भाग। यह क्या करता है कि इस भाग को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी रीजन। तीनों भागों के अतिरिक्त का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक सेसाग्र भाग बोलते हैं। ठीक है, तो यह तुम्हारा अमाशय क्या हो गया, खत्म हो गया। एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आंत की। ठीक है, आंत क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग, हाँ तो बच्चों देखो हम लोग बात कर रहे थे कि अमाशय के बाद अब हम लोग का जो आएगा नेक्स्ट पार्ट, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आंत। क्या बोलेंगे, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आंत।
कि आंत क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आंत के बारे में कि अब जो आपका भोजन था अब वो भोजन कहाँ आ गया है, अमाशय से आंत में आ गया। ये जो आंत होता है, आंत दो प्रकार के होते हैं, एक छोटी आंत होता है और एक बड़ी आंत होता है। क्या होता है, एक छोटी आंत होता है और एक बड़ी आंत होता है। जो आपका छोटी आंत होता है यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। क्या होती है, ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। क्या, यह जो तुम्हारा छोटी आंत होता है यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे जो बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है यह 1.5 मीटर लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो 4.7 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो छोटी आंत होता है या छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, अंग्रेजी में बोलते हैं डिओडेनम। दूसरा भाग है मध्यांत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जेजुनम। और तीसरा भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं सेशांत। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलियम। ये जो ग्रहणी होता है यह बड़ी आंत, छोटी आंत का प्रथम भाग होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जो कि कैपिटल सी या कैपिटल यू आकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो तुम्हारा ग्रहणी होता है। ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है, किंतु परंतु लेकिन ग्रहणी में किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। क्या, छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, इसमें भोजन का पाचन होता है, लेकिन किंतु परंतु लेकिन इस भाग में किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं। ये तुम्हारा नोट पॉइंट है कि जब पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है तो फिर कैसे भोजन का पाचन होता है। तो ध्यान से समझे कि यह जो तुम्हारा अमाशय है, क्या है, यह जो तुम्हारा अमाशय है, अमाशय के नीचे क्या होता है, एक पत्ती के समान संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, अग्नाशय। और उसी के ऊपर होता है अमाशय के ऊपर यकृत। 2 पाचक ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। जो यकृत होता है, यकृत में एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसे पित्ताशय बोलते हैं। वहाँ से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस। पित्तरस और अग्नाशयी रस क्या होते हैं कि यह जो दोनों रस आते हैं भोजन के साथ मिल जाते हैं तो उसे हम लोग काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। लेकिन यह जो काइम होता है, यह काइम तुम्हारा क्या है, अब बदल जाएगा किसमें, सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस। यह जो सक्कस एंटेरिकस होगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, भोजन का कंप्लीट पाचन होगा। कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, तो बड़ी आंत के छोटी आंत के द्वितीय भाग जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यांत। मध्यांत्र क्या होता है, मध्यांत 2.4 मीटर लंबी होती है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। बात क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि छोटी आंत का तृतीय भाग जिसे हम लोग बोलते हैं सेशांत यानी इलियम। अब ये जो इलियम होता है, इलियम 3.4 मीटर लंबी होती है और इस भाग में चौड़ी 4 सेंटीमीटर ही चौड़ी होती है। इस भाग में अंगुली के समान संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं रसांकुर। क्या करते हैं, रसांकुर। यह रसांकुर क्या करता है, यह रसांकुर जो भी भोजन तुम्हारा पच जाता है, किसमें, मध्यांत्र और ग्रहणी में, इस पचे हुए पोषक पदार्थों यानी पोषक पदार्थ जो भी भोज्य पदार्थ जैसे प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, इन आदि भोज्य पदार्थों का क्या कर लेता है, अंगुली के समान जो संरचना थी जिसे क्या बोले, रसांकुर, यह उसे अवशोषित कर लेता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये छोटी आंत के तृतीय भाग सेशांत में पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि रसांकुर क्या होता है तो आप लिख सकते हैं रसांकुर छोटी आंत के तृतीय भाग सेशांत में पाया जाता है, जो कि द्वितीय भाग मध्यांत्र और ग्रहणी में पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करके पूरे शरीर में स्थानांतरित करता है। यह कार्य किसका है, रसांकुर। यह रसांकुर के बारे में आप बता सकते हैं। बात क्लियर है। एक बार हम और रिवाइज करते हैं कि ग्रहणी, मध्यांत्र और सेशांत। ग्रहणी, मध्यांत्र और सेशांत में इन तीनों जो
भाग हैं, इन तीनों भागों में किसी प्रकार की पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, फिर भी इसमें भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन का पाचन क्या होता है? भोजन का पाचन इसमें उपस्थित ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है। इसमें केवल एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। यह ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर ग्रंथि क्या करती है? श्लेष्म का स्राव करती है कि पित्तरस से पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशय। ये अम्लीय और क्षारीय जब भोजन मिलते हैं तो अम्ल और क्षार छोटी आंत की दीवार को नष्ट कर सकते हैं। तो इसे सुरक्षा करने के लिए छोटी आंत में तीनों भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? श्लेष्म का स्राव करती हैं। श्लेष्म यानी बोल सकते हैं द्रव, जो पानी की तरह ही होता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह पित्त रस के और अग्नाशयी रस के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, जिससे छोटी आंत की दीवारें सुरक्षित रहती हैं। बात करें हम लोग अमाशय, तो अमाशय में हम लोग बात कर रहे थे, अमाशय में जो जठर रस निकल रहा था वो अम्लीय था, तो उस अम्लीय रस से सुरक्षा कौन कर रहा था अमाशय की दीवार को? तो वहाँ भी श्लेष्म ग्रंथियाँ थी, लेकिन वहाँ पे केवल श्लेष्म ग्रंथियाँ श्लेष्म का स्राव कर रहे थे, उससे सुरक्षा हो जाता था। किंतु यहाँ पे जो छोटी आंत है इसमें कौन ग्रंथि पाई जा रही है? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या? ब्रूनर ग्रंथि। ये श्लेष्म का स्राव कर रही है, और ये क्या करती हैं? ये श्लेष्म का स्राव करके छोटी आंत के दीवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किससे? तो छोटी पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस से। इतना बात क्लियर है? तो ये था छोटी आंत के तीन भाग। मध्यांतर में भोजन का पाचन होता है, कंप्लीट हो जाता है, और जो छोटी आंत होता है, उस छोटी आंत में क्या होता है कि रसांकुर पाए जाते हैं, जो अंगुली के समान संरचना होती है। ऐसा यह क्या करते हैं? पचे हुए भोजन से जो भी अवशोषी पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ, उसे अवशोषण करके शरीर में पहुंचा देते हैं। बात क्लियर है? इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो छोटी आंत होता है बड़ी आंत में खुलेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो ये छोटी आंत है, ये कहाँ खुला है? बड़ी आंत में खुला है। तो बड़ी आंत में खुला है तो यहाँ पे एक दरवाजा पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? दरवाजा पाया जा रहा है। इस दरवाजा को हम लोग बोलेंगे शेषांत्र उंडकीय कपाट। क्या बोलेंगे? शेषांत्र उंडकीय कपाट, अंग्रेजी में इलियोसिकल वाल्व। क्या बोलेंगे? इलियोसिकल वाल्व। कहाँ पे? जब छोटी आंत बड़ी आंत के प्रथम भाग किसमें खुलती है? उंडुक यानी सिकम में। तो वहाँ पे एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे का नाम है शेषांत्र उंडकीय कपाट। बात क्लियर है? अब बात करते हैं उंडुक। तो जो उंडुक होता है यह बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है, जो कि 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है? 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस बड़ी आंत के बगल में एक अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। क्या कहते हैं? कृमि रूप परिशेषिका। यह जो कृमि रूप परिशेषिका होता है, यह कृमि रूप परिशेषिका क्या होता है? हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। यह अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कृमि रूप परिशेषिका। इस कृमि रूप परिशेषिका का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में पूरा कृमि रूप परिशेषिका का इतिहास समझाएंगे। बस इतना समझो कि कृमि रूप परिशेषिका अब मानव में अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित हो गया। क्यों? क्योंकि इसके का कोई कार्य ही नहीं बचा, इसलिए अब यह अवशेषी अंग के रूप में हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग कृमि रूप परिशेषिका के बारे में एक इतिहास बताएंगे, उस इतिहास को आप लोग समझेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोलन। कोलन बड़ी आंत का द्वितीय भाग होता है, जो 1.3 मीटर लंबी होती है, और यह उल्टा यू जो है, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उसको घुमा दो तो उसके आकार का होता है। कौन? कोलन। इस कोलन के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। ये देखो यहाँ पे कोलन के, ये देखो तुम्हारा जो प्रथम भाग है क्या है? उंडुक है। अब ये उंडुक तुम्हारा एक भाग दिखा, यह जो भाग दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, नली के समान संरचना दिख रही है, इसे हम लोग बोलेंगे आरोही खंड यानी एसेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे? एसेंडिंग कोलन यानी आरोही कोलन। अब ये आगे जाके क्या हो गया? पट हो गया, लेट गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ कोलन। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। बात क्लियर है?
अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अब ये नीचे आ रहा है तो यानी इसे क्या बोलेंगे, अवरोही खंड। अगर बोलते हैं कि बढ़ते क्रम को आरोही, घटते क्रम को अवरोही, तो ये ऊपर जा रहा था तो आरोही कोलन, लेट गया अनुप्रस्थ कोलन, नीचे आ रहा है अवरोही कोलन, और ये ऐसे आके यस के आकार का घूम गया है तो इसे हम लोग बोलेंगे सिग्मोइड कोलन। इतना बात क्लियर है। तो ये 4 प्रकार के कोलन हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मलाशय। यह मलाशय क्या होता है, 15 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें अधपचे अवशिष्ट भोज्य पदार्थ संचित होते हैं और समय समय पे इससे जो तुम्हारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वह एनस यानी जिसे बोलते हैं गुदा, इसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। इतना बात क्लियर है। यह अमाशय के 3 भाग थे। ठीक, अब हम लोग देखो फिगर बात करते हैं। तो यह तुम्हारा मुख गुहा है, मुख गुहा से नीचे एक नली है जिसे बोले ग्रास नली, इसके नीचे एक थैलीनुमा संरचना जे आकार की जिसे हम लोग क्या बोले अमाशय। अमाशय के ऊपर क्या था, यकृत, उसके नीचे क्या था, पत्ती के समान संरचना जिसे हम लोग बोले अग्नाशय। अब ये देखो अग्नाशय क्या है कि अब ये जो अमाशय है, अमाशय तुम्हारा कहाँ खुल रहा है, अमाशय तुम्हारा छोटी आंत में खुल रहा है। तो वहाँ पे एक संधि पे एक दरवाजा पाया जा रहा है जिसे हम लोग बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी। ये स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी क्या करता है कि पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, तो यह अग्नाशय से अग्नाशयी रस, पित्ताशय से पित्तरस, दोनों रस एक नली के द्वारा आ रही हैं। तो ये दोनों नली क्या होती हैं, एक दरवाजे के पास आके रुक जाती हैं। तो उस दरवाजे को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी। ये स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी क्या करता है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी जो होता है यह अग्नाशयी रस से अग्नाशयी रस को और पित्ताशय से पित्त रस को, दोनों को जो नलियां खुलती हैं छोटी आंत में उसको सुरक्षा करता है। कितना रस निकलना है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, इतना निकलना चाहिए। बात क्लियर है। तो ये तुम्हारा फिगर था और ये जो बीच में देख रहे हो ये छोटी आंत है और यहीं पे क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसे कृमि रूप परिशेषिका बोले। अब इस कृमि रूप परिशेषिका के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा कपाट कहाँ होता है। तो अमाशय में कितने कपाट होते हैं, छोटी आंत में कितने कपाट होते हैं, ये सब कपाट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृमि रूप परिशेषिका और कपाट के बारे में कि कितने कपाट होते हैं। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि जो आंत होता है या आंत में भोजन का पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है और अवशिष्ट पदार्थ जो भोजन नहीं पच पाते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अमाशय आंत के 2 भाग होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत 6.7 मीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जो छोटी आंत होता है उसके 3 भाग, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, कैपिटल सी और कैपिटल यू आकार की होती है। इसमें ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि श्लेष्म का स्राव करती हैं। इस भाग में भोजन, पित्तरस, अग्नाशय रस तीनों मिलते हैं। तो उस भाग को हम लोग बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, संकस एंटेरिकस। मध्यांतर जो होता है ये 2.4 मीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और जो इसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है पचे हुए पोषक पदार्थ शेषांत्र में उपस्थित रसांकुर जिसे अंगुली के समान संरचना होती है, यह क्या करता है, यह रसांकुर भोजन का अवशोषण करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है। इस क्रिया विधि को बोलते हैं स्वांगीकरण। यह जो शेषांत्र होता है कितना लंबा होता है, 3.4 मीटर लंबी होती है, जो छोटी आंत की तृतीय भाग होती है। अब ये तृतीय भाग कहाँ खुलेगा, उंडुक में। कहाँ खुलेगा, उंडुक में। तो यह जब खुलेगा तो यहाँ पे एक संधि होगी, एक जोड़ होगा, उस जोड़ पे एक दरवाजा होता है। दरवाजे को बोलेंगे शेषांत्र उंडकीय कपाट। क्या बोलेंगे, शेषांत्र उंडकीय कपाट। यह उंडुक क्या होता है, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है जो कि बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है। इतना बात क्लियर है। और इसी भाग के पास एक अंगुली के समान संरचना होती है जिसे हम लोग कृमि रूप परिशेषिका बोलते हैं। अब बात करते हैं कोलन। तो यह बड़ी आंत का द्वितीय भाग होता है जो कि 1.3 मीटर लंबी उल्टे यू आकार के होते हैं जिसके 4 भाग होते हैं। आरोही खंड
कोलन शुरू हुआ, ऊपर जा रहा है आरोही खंड, लेट गया अनुप्रस्थ खंड, नीचे आ रहा है अवरोही खंड, यस के आकार का बना सिग्मोइड खंड। ये तुम्हारे कोलन के भाग हुए। फाइनली जो तुम्हारा कोलन होगा अब कहाँ खुलेगा, एक थैलीनुमा संरचना जिसे बोलते हैं मलाशय। इस मलाशय में क्या होगा, भोजन जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वह भोजन इसमें आ जाएंगे। अब एक चीज याद रखना कि जो बड़ी आंत होंगी, बड़ी आंत में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे बोलते हैं गॉबलेट सेल या एब्जॉर्प्टिव सेल, और क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल यानी चूसक कोशिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं, चूसक कोशिकाएं। यह जो चूसक कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं कि फाइनली जो तुम्हारा बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में जो क्या होता है, मल होता है। क्या होता है, मल। ये मल क्या होता है, ये जो तुम्हारा मल होता है यह अधपचे भोज्य पदार्थ, जो भोजन नहीं पच पाते हैं वह अधपचे भोज्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मल कहते हैं, जिसका शरीर में कोई काम नहीं रहता है। तो यह गॉबलेट सेल और एब्जॉर्प्टिव यानी चूसक कोशिकाएं यह बड़ी आंत के पूरी दीवारों फैली रहती हैं। ये क्या करती हैं कि यह लवण और जल का अवशोषण करती हैं, तब जाके तुम्हारा मल बाहर निकलता है। ये तुम्हारा नोट पॉइंट था क्या, कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के पूरी दीवारों में दो प्रकार की कोशिकाएं फैली होती हैं जिसे गॉबलेट या एब्जॉर्प्टिव सेल यानी चूसक कोशिकाएं कहते हैं। यह चूसक कोशिकाएं क्या करती हैं, मल से लवण और जल का अवशोषण करती हैं। इतना बात क्लियर है। तो यह तुम्हारा हमने पढ़ा अमाशय और हमने पढ़ा आंत। आंत के दो भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कृमि रूप परिशेषिका का इतिहास कि यह अवशेषी अंग के रूप में क्यों हो गया, और फिर पढ़ेंगे कपाट कि अमाशय में कौन सी कपाट होती है और छोटी आंत में कौन सी कपाट होती है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।